नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू वायरस और प्लेटलेट काउंट का क्या संबंध है इसके बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कहना था और क्वेश्चंस था मुझसे कि आप बताएं कि डेंगू वायरस और डेंगू पर्टिकुलर इस डिजीज़ में जब डेंगू वायरल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर उस बीमारी में प्लेटलेट का क्या भूमिका है। क्योंकि हम सुनते हैं कि प्लेटलेट घट रहा है बॉडी में, और प्लेटलेट घटने का क्या अर्थ होता है, उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होता है और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कब हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, कितना प्लेटलेट काउंट तक हम घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, पहली बात तो ये डेंगू एक जो बीमारी है, डेंगी कहें या डेंगू कहे, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। डेंगी बीमारी ये वायरल इन्फेक्शन है, और किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन के जो भी वायरल इन्फेक्शन से हम गुजरते हैं, कोई भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन, जो नॉर्मल फीवर जुकाम बुखार होता है हमें, वो भी वायरल इन्फेक्शन होता है। पर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, उसका कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग से उतना काम नहीं होता है। डेंगू के लिए भी वही बात है, एंटीवायरल वैसे काम नहीं करता है, तो बॉडी की खुद की इम्यून डिफेंस ही वहाँ पे हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। तो किसी का इम्यून डिफेंस अच्छा है तो बहुत जल्दी से जल्दी वो वायरल इन्फेक्शन से बाहर आता है, और इम्यून डिफेंस अगर वीक है, कमज़ोर है, तो वो लोग इसमें ज़्यादा इसकी चपेट में आएंगे और डेथ भी हो सकता है, और डेंगू में डेथ भी होता है। अब डेंगू अगर देखें, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया की अलग अलग लोकेशन पर स्पोरैडिकली होता है, स्कैटर्ड वे में नज़र आता है। अब देखो, डेंगू में क्या होता है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ पर जो वायरस होता है, ये वायरस पर्टिकुलरली बॉडी की इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और उसके साथ साथ बेसिकली बॉडी में एक जगह होता है जहाँ पर ब्लड सेल तैयार होता है। उस जगह को कहा जाता है बोन मैरो। हमारे हड्डियों के बीच में एक हॉलो हिस्सा, उसमें वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की ब्लड की सेल्स जो है, ब्लड की कोशिकाएं जो है वो तैयार होता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गया, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से ब्लड का रंग लाल है, वो भी तैयार होता है। वैसे एक मटेरियल, वैसे ही एक कंपोनेंट तैयार होता है, और वो होता है प्लेटलेट। ये प्लेटलेट जो है बहुत छोटे फ्रैगमेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल के लिए उतना बड़ा नहीं है, उससे भी छोटा फ्रैगमेंट्स। और ये प्लेटलेट फ्रैगमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली प्लेटलेट फ्रैगमेंट जब भी किसी भी जगह पे कट लगता है, वुंड होता है, खून निकलने लगता है, वहाँ पर ये प्लेटलेट जाके काम करता है। वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने के साथ साथ वो कुछ प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिसको फाइब्रिन बोलते हैं, और फाइब्रिन को यूटिलाइज करके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो किसी भी जगह पे आपके वुंड हो गया, कट हो गया, वहाँ से अगर घाव जैसा हुआ, वहाँ से ब्लड आने लगा, तो वहाँ पर वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और प्लेटलेट का जो यहाँ पर रोल है, वो एक जैसे कि एक गोंद की तरह होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह प्लेटलेट काम करता है, मगर प्लेटलेट का एक नंबर बॉडी में है, हर एक के शरीर में प्लेटलेट का एक अमाउंट है फिक्स। तो ये प्लेटलेट का नॉर्मल इंसान के, हेल्दी इंसान के शरीर में इसका अमाउंट होता है 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो बहुत सारे प्लेटलेट्स नॉर्मली होते हैं, और उनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कहीं पे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो प्लेटलेट ही उसको रोकेगा, उसको बंद करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा। ब्लड क्लॉटिंग ब्लीडिंग रोकने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए। अगर ब्लीडिंग ना रोकता है तो इन्फेक्शन नहीं रोकेगा, और वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहेगा, और वहाँ से इन्फेक्शन, क्योंकि जिस जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्टार्ट कर रहा हो, वहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट होकर इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसा कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को भी वो मार गिराता है, डिग्रेड कर देता है, ताकि वो स्प्रेड हो पाए, वो अलग बात है। खैर, अब ये प्लेटलेट का जो नॉर्मल अमाउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अब किसी के अगर प्लेटलेट ब्लड में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच भी रेंज हो तो भी चिंता करने की बात नहीं होता है। बहुत सारे डिजीज़ में, इम्यून डिसऑर्डर्स में, और जो हमारे इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा सिस्टम है, उसके डिसऑर्डर्स में भी प्लेटलेट कम हो सकता है। मगर वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि डेंगू वायरल इन्फेक्शन, डेंगू फीवर में प्लेटलेट का काउंट जो है, फीवर स्टार्ट होने से, इन्फेक्शन स्टार्ट होने से 3-4 दिन के बाद से बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगता है। और कितना गिरता है, ये गिरते गिरते 1.5 लाख से नीचे आता है, 1 लाख, 1 लाख से नीचे 40,000 के नीचे, 20,000 के नीचे, 10,000 के नीचे, इतना नीचे तक भी आ सकता है। अब आपको कब इसको लेके डरना है या नहीं है? देखो, अगर प्लेटलेट काउंट अगर आपका 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो डरने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में दूसरा कोई ब्लड रिलीज वाली बीमारी नहीं हो, जैसे कि कोई अल्सर वगैरह ना हो, अल्सर स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टिनल लाइनिंग पे हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ ना हो तो ठीक है। या फिर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर आपके बॉडी में हो, तब जाके थोड़ा प्लेटलेट कम होना भी इंडिकेशन ऑफ
सिम्टम होता है उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अब 1 लाख से नीचे चला गया तो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स हमारे आस पड़ोस में ये डेंगू को लेकर हर साल कैंपेन लड़ते हैं और वहाँ पे बेड्स अलग से अरेंज किए जाते हैं। और अच्छा होता है कि अगर आप एक डॉक्टर्स की निगरानी में रहें तो बेहतर होता है। 1 लाख से नीचे चले जाए तो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। मगर वहाँ पे भी अगर घर पे आप रह सकते हो, 1 लाख में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई अलग से आपकी ब्लड रिलीज वाले बीमारी आप में नहीं हो, ब्लड डिसऑर्डर कोई बीमारी ना हो, तो आप रह सकते हो। अदरवाइज प्लेटलेट धीरे धीरे फिर से ड्रॉप होता लगेगा और वो ड्रॉप होते होते अगर 50,000 से नीचे, 40,000 से नीचे चला गया तो जाके बहुत वो अलार्म बनता है, क्योंकि 40,000 के नीचे, 40,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ऐसा हुआ, इससे नीचे प्लेटलेट अगर चला जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट बहुत तुरंत नीचे जा रहा है। और किसी भी तरीके का ब्लीडिंग अगर हो, वो बाहर का ब्लीडिंग तो एक साथ, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बॉडी जो है वो अगर ब्लीडिंग के टाइम पे शॉक में आ सकता है तो तब जाके आपको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। और ये प्लेटलेट धीरे धीरे घटते घटते 20,000 से भी नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। कभी कभी तो ये 10,000 से भी नीचे जाता है। 10,000 के नीचे अगर प्लेटलेट चला जाता है, नॉर्मली तो नहीं जाता है, बहुत ही कम लोगों को, जितने लोगों को डेंगू फीवर होता है उनमें से तकरीबन 5-6% लोगों को ये होता है, और 10 से 15% लोगों की प्लेटलेट जो है 40,000 के नीचे जाता है। और वो अगर जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है बॉडी में, कुछ ब्लड डिसऑर्डर, वो अगर होता है तो डेफिनेटली आपको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अदरवाइज ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग से आपकी मौत हो सकता है, या फिर वहाँ पे भी ब्लीडिंग के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि शॉक बोला जाता है, शॉक से भी किसी को मौत हो सकता है। तो इसी के कारण प्लेटलेट की वैल्यू जब 40,000 के नीचे जाता है, किसी भी कंडीशन हो, अगर ब्लड डिसऑर्डर हो या भी ना हो, फिर भी आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आपको अभी के अभी हॉस्पिटलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। देखो, ये प्लेटलेट का जो डिप्लीट होना, धीरे धीरे गिरना, इसके अमाउंट में ड्रॉप आना, ये ड्रॉप आने का जो ड्यूरेशन है वो 4 दिन से, इन्फेक्शन के बाद 4th डे से स्टार्ट होता है और होते होते वो तकरीबन 6-7 दिन तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। 10-11 दिन के बाद से प्लेटलेट का नॉर्मल अमाउंट जो है बैक होने लगता है। तो यही नॉर्मल प्रोसेस है, पहले तो गिरता है, फिर उसके बाद नॉर्मली बैक होने लगता है। तो जब बैक हो जाएगा, नॉर्मली ठीक से आपकी बॉडी फंक्शन करने लगेगा। तो ये चीज़ है। अभी बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट डिप्राइव क्यों होता है, प्लेटलेट का वैल्यू जो है वो कम क्यों होता है डेंगू फीवर में। देखो, बात ये होता है कि प्लेटलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तैयार कहाँ होता है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो में अलग अलग सेल्स तैयार हो, जैसे कि रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का जब तैयार होता है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है बॉडी में, वो लाइफ स्पैन 120 दिन का है। वैसे प्लेटलेट का लाइफ स्पैन 7 से 8 दिन का होता है। अब देखो, बात ये होता है कि नॉर्मली जब भी इन्फेक्शन होता है, वायरस क्या करता है, आके खुद प्लेटलेट के साथ इंटरैक्ट करके खुद को रेप्लिकेट करता है। मतलब एक वायरस से दूसरा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे वायरस रेप्लिकेट करता है। तो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है, इंटरैक्ट करके उसको पूरा प्लेटलेट का जो फंक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब जब प्लेटलेट का फंक्शन डिस्ट्रॉय होता है, एक डिसफंक्शनल प्लेटलेट जाके दूसरे नॉर्मल प्लेटलेट के फंक्शन को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे एक चेन रिएक्शन में जो प्लेटलेट्स बॉडी में अवेलेबल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल होते हैं, वो प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो काम करते करते वो बंद हो जाता है, वो उसका काम स्टॉप हो जाता है। तो जब प्लेटलेट का काम खत्म हो रहा है, अब क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा सिस्टम, वो काम करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्लेटलेट के खिलाफ जाता है। कौन सी प्लेटलेट? जो कि खराब प्लेटलेट हो, जो ऑलरेडी वायरस अटैक्ट हो, तो वो प्लेटलेट को मार गिराने के लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। तो वहाँ पर बॉडी की इम्यून सिस्टम वैसे जो भी प्लेटलेट हो, जो वायरस से मॉडिफाइड प्लेटलेट हो, उसको मारता है, डिग्रेड करता है, डिस्ट्रॉय करता है। करते करते क्या होता है, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत जल्दी से ड्रॉप होने लगता है। इसी के कारण प्लेटलेट डिप होता है। अब ये प्लेटलेट सिर्फ यही नहीं कि वायरल इन्फेक्शन, ये पर्टिकुलर डेंगू वायरल इन्फेक्शन आपकी बोन मैरो को भी सप्रेस कर देता है। तो बोन मैरो को सप्रेस करना मतलब, बोन मैरो मान लो किचन है जहाँ पे रेड ब्लड सेल बन रहा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल जिनको हम माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बोलते हैं, वो सारे तैयार होते हैं वहाँ पर। तो वो अलग अलग सेल्स है। रेड ब्लड सेल एक टाइप का होता है, वहीं से मेगा कैरियोसाइट बोल के एक सेल होता है, मेगा कैरियोसाइट सेल से जो है प्लेटलेट तैयार होता है। तो ये प्लेटलेट जब तैयार होना कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल तैयार होना भी कम हो जाता है। तब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर बोन मैरो को ही वो सप्रेस करेगा तो बोन मैरो में तैयार होने वाले हर एक कोशिका को वो सप्रेस करेगा, जैसे कि रेड ब्लड सेल को सप्रेस करेगा, राइट। तो सप्रेस सबको करना चाहिए। बात यह है कि सप्रेस सबको करता है, मगर यहाँ पर रेड ब्लड सेल ड्रॉप नहीं होता। प्लेटलेट उतना ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि देखो, मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल का ब्लड के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है।
प्लेटलेट का 7 से 8 दिन का होता है। तो प्लेटलेट अगर ड्रॉप होने लगे, प्लेटलेट एग्जिस्टिंग प्लेटलेट को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाएगा। रेड ब्लड सेल अगर बोन मैरो सप्रेस भी रहता है फिर भी 120 दिन रेड ब्लड सेल ब्लड में रहेगा, तो आपके ब्लड का जो टोटल काउंट है रेड ब्लड सेल का वो वैसे कि वैसे ही रहने वाला है, वो डिक्रीज नहीं होने वाला है, वो कम नहीं होने वाला है। समझे बात को। प्लेटलेट 7 से 8 दिन का लाइफ है, तो 7 से 8 दिन में वैसे भी वो डिस्ट्रॉय होता है, उस बीच एग्जिस्टिंग प्लेटलेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो इसी के कारण प्लेटलेट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो इस हिसाब से जब भी डेंगू फीवर होता है तब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, प्लेटलेट काउंट में गिरावट आता है। और इस गिरावट के वजह से आप पूछ सकते हो कि प्लेटलेट तो नॉर्मली काम नहीं करता, मैं नॉर्मली तो क्लॉटिंग नहीं करना चाहिए ना दूसरे जगह पर, तब चाहिए जब कहीं पे भी ब्लीडिंग आए। मगर बात ये होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग कहीं भी हो सकता है, कुछ भी तरीके के हो सकता है। इसी के कारण हमने कहा कि किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उनके लिए प्लेटलेट थोड़ा बहुत ड्रॉप होना भी अलार्मिंग बनता है। किसी इंसान में ब्लीडिंग डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है, इम्यूनिटी अच्छा है, तो वहाँ पे अगर प्लेटलेट ड्रॉप करे भी 1 लाख हो, मान लो क्या 80,000 90,000 हो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ बीमारी जैसे कि लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, उस बीमारी में तो ऑटोमेटिकली प्लेटलेट का वैल्यू बहुत कम रहता है, 70-80 हज़ार नॉर्मली इंसान में रहता है, तो वो अलग बात होता है। मगर कोई हेल्दी इंसान के प्लेटलेट अगर 40,000 से नीचे जा रहा है तब जाके वो अलार्मिंग बनता है। अदरवाइज आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज होने का कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। तो ये होता है प्लेटलेट और डेंगू फीवर और वायरस की रिलेशन। और जब भी प्लेटलेट तुरंत गिरने लगे तो उसको आप कैसे फिक्स करोगे। अब बहुत लोग पूछेंगे कि आप तो प्रोसेस बताए नहीं कैसे फिक्स करें। देखो, जब प्लेटलेट बहुत जल्दी से गिरे तब उसको फिक्स करने का तरीका, पहले तो बात है नॉर्मल फूड, जो वायरल फीवर में फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विड डाइट पे रहना होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बहुत सारा साइट्रस फूड, जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो सारे लेना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब नॉर्मल है। मगर इसके साथ साथ जो बात होता है यहाँ पर प्लेटलेट डिप्राइवेशन की, जब बहुत कम हो जाता है तब सप्लीमेंटल प्लेटलेट देना पड़ता है, मतलब बाहर से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। शरीर के अंदर आपको प्लेटलेट देना पड़ेगा, अदरवाइज तो काम नहीं करेगा। और ज़्यादातर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स में ही ये दिक्कत आते हैं, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन किया जाता है, बाहर से प्लेटलेट शरीर के अंदर दिया जाता है। अब देखो, बाहर से शरीर के अंदर प्लेटलेट दिया जाएगा कब, जब आपकी कंडीशन बहुत नाजुक होता है, जब आपके प्लेटलेट काउंट 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से भी नीचे चला जा रहा है, या फिर आपकी शरीर में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो और आपका प्लेटलेट काउंट लगातार गिरता जा रहा है, तब जाके आपको बॉडी में प्लेटलेट ट्रांसफ़र करना चाहिए। और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है वो नॉर्मली सेटअप में होता है, मगर सेटअप में क्या है 6 से 9 यूनिट प्लेटलेट कंसनट्रेट को बॉडी के अंदर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बॉडी में कितना प्लेटलेट डिप्रीवेशन है, उस हिसाब से उसको दिया जाता है। अब देखो, प्लेटलेट डिप्रीवेशन जब हो जाता है बॉडी में और इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपकी बॉडी में रैशेस, ऐसे स्पॉट्स आ जाएंगे, लाल रंग के स्पॉट्स हाथ में ऐसे, या आर्मपिट ऐसे जगह पर, स्किन के नीचे ऐसे लाल रंग के पैच आ जाना, ये सब मतलब इंटरनल ब्लीडिंग इंडिकेशन होता है। उसके साथ साथ प्लाज्मा लीकेज भी हो सकता है आपके बॉडी में, अगर प्लाज्मा लीकेज हो इंटरनली, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है सडन ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी मेडिकेशन पे आपको लगा है, कौन सी दवा पे आपको रहना है, और किस हिसाब से आपके बॉडी में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन करना है। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ जब आप देखेंगे, उसके साथ साथ टैली करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्लेटलेट डिप्रीवेशन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेंगू वायरल इन्फेक्शन की। क्योंकि बाकी देखो, डेंगू वायरल डायरेक्टली तो प्लेटलेट को डैमेज नहीं करता, वो हमारे बोन मैरो की जो फंक्शन है सेल्स को तैयार करने की, उसको सप्रेस करता है, और ख़ुद की इम्यून सिस्टम ही सेल्स को मार रहा है। तो वो इंस्टिगेट करता है इनडायरेक्टली बॉडी को कि वो प्लेटलेट को डिग्रेड करे, डिस्ट्रॉय करे। तो उसको प्रिवेंट करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ होम बेस्ड चीज़ों को लेकर आप प्लेटलेट डिप्रीवेशन को टैकल नहीं कर सकते। अब अगर आपको उसको टैकल करते हो, 1,80,000 90,000 1 लाख के करीब है, तो आप नॉर्मली ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड वाले फूड खाएं। आप सर्च करके देख सकते हो ऐसे फूड्स क्या है। उसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन B12 ऐसे सप्लीमेंट बाहर से लेना पड़ेगा, और खाना भी खाएं जिसमें रिच इन विटामिन सी हो, विटामिन B12 हो, विटामिन के हो, इसमें रिच फूड्स जो है आपको लेना चाहिए। लिक्विड डाइट पे ज़्यादातर रहना चाहिए, उससे ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है इन एनी वायरल इन्फेक्शन अच्छा रहता है। वही चीज़ आपको करना है, अदरवाइज यूल बी इन ह्यूज ट्रबल। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो आज शेयर करें दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि हर जगह डेंगू वायरस जो है स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है उनके बॉडी में, राइट।
तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।